दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ठीक हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ। अब आप लोग कहोगे कि सर पहले भी आपने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन यार वो वीडियो थी सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। उसमें इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर भी बात हुई है और जो लोकल इंटरनेशनल लॉ हैं उनके सोर्सेज के ऊपर भी मैंने बात की है। लेकिन अब ये अलग से टॉपिक है, ठीक है। सो ये एग्ज़ाम के अंदर अगर अलग से आएगा कि भाई इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ के सोर्सेज बताओ, तो फिर तुम लोग क्या लिखोगे मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ है ना, ये एक्चुअली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, उसकी एक ब्रांच है। और इसका यही मकसद है कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, यानी पूरी दुनिया, पूरी इस प्यारी धरती, खूबसूरत धरती की जो इन्वायरमेंट है, उसको किस तरह हमने प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है और किस तरह उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है, यानी इस तरह इस्तेमाल करना है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। दूसरा दोस्तों देखें, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, सारी कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं और ये हवा, पानी, मौसम सब का एक जैसा है, तो हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। हमारी जो इन्वायरमेंट है, तो अब हमारे प्रॉब्लम भी एक जैसे हो चुके हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट के। जैसे क्लाइमेट चेंज है, वो सबको नुकसान पहुंचा पहुंचा रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस है, डिफॉरेस्टेशन है, जो मेरीन पोल्यूशन है, दरिया के अंदर या समुद्र के अंदर जो गंदगी है वो सबको नुकसान पहुंच रही है। और जो ओजोन की जो लेयर है वो जो ख़त्म हो रही है, कमज़ोर हो रही है, उससे भी पूरी दुनिया और धरती को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके लिए ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ बनाया गया है। अब इसका सोर्स क्या है? तो यार हमारे पास ना एक अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। उसका एक कानून है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी वो उसका उसका एक कानून है। उसका आर्टिकल है 38 और उसकी सब क्लॉज है 1। उसके अंदर उन्होंने सारा बता दिया है कि भाई इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ के सोर्सेज क्या हैं। अब ये जनाब, ये वो आर्टिकल 38 है, सब क्लॉज 1 देख लें। 1 2 3 4 5, बस ये 5 लाइनें हैं। लेकिन हमने क्या किया है आप लोगों के लिए, इसको ज़रा मज़ीद डिटेल में लिखा है एग्जाम्पल के साथ, ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। सो एक्चुअली मेरे भाई ये सोर्स है, देख लीजिए, आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। किसका सोर्स? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है जी। चलो ज़रा अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसको मैंने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है प्रिंसिपल्स या हार्ड लॉ सोर्सेज, ठीक है। ये वो सोर्सेज हैं इन्वायरमेंटल लॉ के जो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, यानी इनके ऊपर अमल करना हम पे फ़र्ज़ है। उसमें जो पहली कैटेगरी आती है उसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वेंशन होते हैं या जो ट्रीटीज़ होते हैं, इसको मल्टीलेटर इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स भी कहा जाता है। देखें दोस्तों, ये जो ट्रीटीज़ है ना, ये प्राइमरी सोर्स है। अब ट्रीटीज़ का तो पता है ना यार, एग्रीमेंट मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बीच में किसी अहम इशू के ऊपर आपस में जो एक एग्रीमेंट हो जाए, मुत्तफ़िक हो जाए, हम उसको बोलते हैं कि यार ये ट्रीटी हो गई है। क्योंकि ये रिटन एग्रीमेंट होते हैं, वाज़े होते हैं, तो हुकूमतें इनके ऊपर अमल भी आसानी से करती हैं और ये हमारे ऊपर बाइंडिंग होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कन्वेंशन और दूसरे हैं एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल। इन दोनों में क्या फ़र्क है? यार देखो, ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशंस हैं ना, ये भी एक किस्म के मायदे होते हैं, लेकिन इसमें ना मोटी मोटी बात होती है। इसमें आप जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ब्रॉड गोल्स होते हैं, यानी अपने मकासद के बारे में बात करते हैं, अपने अज़म के बारे में बात करते हैं कि हाँ हम इंशाल्लाह मिल के ना इस इन्वायरमेंट को महफूज बनाएंगे। इस तरह की मोटी बातें करते हैं, यानी इसमें सारे कंट्रीज़ मिल के मुज़ाकरात करते हैं, निगोशिएट करते हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक जो मेजरमेंट्स लेनी होती हैं या आपने जो मखसूस किस्म के इक़दामात उठाने होते हैं, उसके ऊपर बात नहीं होती, सिर्फ मोटी मोटी बात। जैसे एग्जांपल है 1992 का यूएन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या था? सिंपल ये बात थी कि भाई ग्लोबल क्लाइमेट के इश्यूज़ के ऊपर हम मुल्क जो है ना आपस में कोऑपरेट करेंगे, पूरी दुनिया आपस में ताउन करेगी ताकि इस ग्लोबल जो इशू है क्लाइमेट चेंज का, इसको हम रोक सकें। सिर्फ इतनी सी बात, मेन मोटी बात, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट होते हैं ना, ये अब क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन अभी ऊपर पढ़ के आए हो ना, जिसमें वादे किए जाते हैं, अज़म दिखाया जाता है, नीयत बताई जाती है, कहा जाता है हम ये करेंगे, ये मोटी मोटी बातें, उनकी जो डिटेल है, उनके जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, और उसमें जो हम टारगेट रखते हैं कि भाई हमने 1 महीने के अंदर इतना काम करना है, 1 साल में हमने इतनी क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये करना है, ये एक्टिविटी करनी है, ये प्रोजेक्ट लगाना है, इतनी गैसेस कम खारिज करनी है। ये सारी चीज़ें जो डिटेल्ड होती हैं वो प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, ठीक है। ये प्रिसाइज होती हैं और एक्शन ओरिएंटेड, यानी
प्रोटोकॉल एग्रीमेंट में जो बातें लिखी होती हैं वो प्रैक्टिकल हमने करनी होती हैं, जबकि जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो ट्रीटीज होती हैं इसमें सिर्फ हम मोटी मोटी बातें करते हैं, सिर्फ अपनी नीयत का यानी बताते हैं। यानी कन्वेंशन के बाद ही प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट आते हैं और वो उसको सप्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसका साथ दे रहे होते हैं। अब प्रोटोकॉल का आप एग्जांपल दें, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अब ये जो 1992 में ये कन्वेंशन ही हुआ था, देखो कौन सा, क्लाइमेट चेंज, ये इसका साथ जुड़ा हुआ था, यानी इसके साथ ये नथी है, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्या कहता है? इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यानी इसने एक्चुअली ये अमीर मुल्कों के ऊपर तड़ी लगाई कि भाई तुम लोगों के ऊपर ये बाइंडिंग है कि तुम लोग ना ग्रीन हाउसेस गैसेस की जो इमिशन है ना उसको कम करो। अब ये स्पेसिफिक हो गया ना, अब ये भी एग्रीमेंट है लेकिन ये स्पेसिफिक है, दैट इज वाई वी कॉल इट क्योटो प्रोटोकॉल। अगर जनरल बात होती तो वो सिर्फ कन्वेंशन कहलाता, ठीक है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की बात किया जाए तो वो भी वेना कन्वेंशन जो हुआ था 1985 में, उसमें इस तरह की बातें हुई थी, वो जनरल था, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक या एक्शन ओरिएंटेड जो वर्जन है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, उसमें ये कहा गया कि भाई देखें जो हमारी ओजोन लेयर है ना बेचारी तबाह हो रही है यार, ख़राब हो रही है, फट रही है, कमज़ोर हो रही है, और अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो ये सूरज की जो अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन हैं ये तो हमें तबाह कर देंगे इंसानों को। तो भाई उसको रोक, ओजोन लेयर को मजबूत बनाने के लिए हमें जो ग्रीन हाउसेज जो गैसेज हैं ना उनका जो अखराज है उसको कम करना पड़ेगा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना ये बड़ी ख़तरनाक है। तो जनाब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या किया, कंट्रीज़ को पाबंद किया कि भाई तुम आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हाउसेज गैसेज का जो अखराज है वो कम करो, उसको रोको, ताकि हमारी जो प्यारी ओजोन लेयर है उसको महफूज बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा सोर्स है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। दोस्तों ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भी एक बाइंडिंग सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, जो सारी रियासतों के ऊपर अप्लाई होता है, इवन कि उन्होंने हालांकि ट्रीटी साइन ना भी की हो, रेटिफाई ना भी की हो, फिर भी जनाब ये बाइंडिंग सोर्स है। अब ये आपको ज़रा थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग, कस्टम बाइंडिंग थोड़ी होते हैं, ये तो प्रैक्टिसेस होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, रिवायात होते हैं, रिवाज होता है। भाई मैं नहीं ये कह रहा, मैं नहीं कह रहा, आओ वापस आओ वापस आओ, ये देखो आर्टिकल 38, इसकी तुम बी कैटेगरी पढ़ो, बी वाली लाइन क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। यानी ऐसा इंटरनेशनल कस्टम जिसके जिसके ऊपर अमल करने का, यानी सब उसके ऊपर अमल कर रहे हो, उसकी हमारे पास एज एविडेंस हो तो वो भाई एज अ लॉ माना जाएगा, उसको कानून की नज़र से हम देखेंगे, यानी वो कानून है भाई, ये खुद आर्टिकल 38 बताता है आईसीजे का, समझ गए। सो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है ना इन्वायरमेंट के हवाले से वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्टेट प्रैक्टिस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्क जो है ना बड़े अरसे से उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं, वो कंसिस्ट होते हैं और वो उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ओपिनियो ज्यूरिस, उसमें द बिलीफ बाय स्टेट्स दैट सच कंडक्ट इज़ अ लीगली ऑब्लिगेटरी, यानी कुछ रियासतों का यकीन होता है कि भाई ये जो काम है हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर बाइंडिंग है, यानी ये उनकी एक सोच होती है, थिंकिंग होती है। तो ये दो चीज़ें, एक आपकी प्रैक्टिस और एक आपका बिलीफ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये हमारी लीगल बाइंडिंग है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। ठीक है जी। इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि यार एक कस्टमर इंटरनेशनल लॉ का असूल है नो हार्म रूल। इसका मतलब है कि भाई आपने ना एक मुल्क ने अपने जुरिस्डिक्शन या अपने मुल्क के अंदर जो करना है कर ले, लेकिन उसकी किसी भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी से पड़ोसी के मुल्कों को नुकसान ना पहुंचे। यानी यहाँ पे कुछ फसलें जो जला रहे हैं या गैसेस निकाल रहे हैं, वो पड़ोसी मुल्क के बॉर्डर की दूसरी साइड जा रही है और वहाँ की फसल को नुकसान पहुंच रही है, लोगों को मुश्किल, तो ऐसा नहीं करना। इसका एक मशहूर जो केस है वो है ट्रायल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन यूएस वर्सेस कनाडा 1941। ये मैंने कल परसों जो हमारी क्लास हुई थी नेशनल लॉ कॉलेज, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि हुआ ये था कि ये कनाडा का एक शहर है ट्रायल, वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज थी, वहाँ से धुआं निकल रहा था और वो बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका के शहरों के अंदर जो वाशिंगटन स्टेट है वहाँ पे जो सिटीज़ हैं कुछ उनको नुकसान पहुँचा रहा था, लोगों को परेशान कर रहे थे। तो उसके बाद ये मुकदमा शुरू हुआ था और इस मुकदमे के अंदर ये असूल वाजे किया गया, नो हार्म रूल। ठीक है जी। तीसरा सोर्स है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। ये जितनी भी सिविलाइज्ड नेशंस ने कुछ असूलों को ना रिकग्नाइज किया हुआ है, वो भी हमारा एक ना सोर्स है दोस्तों इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ का। ठीक है ना। अब ये कौन से सोर्सेज हैं, इसमें कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये कहता है कि भाईजान अगर आपने कोई ऐसा काम किया है या एक्टिविटी की है जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुँच रहा,
मतलब आपको पता है कि कुछ नहीं होगा, और इवन के ऐसी कोई साइंटिफिक सबूत भी नहीं है कि यार इस काम करने से नुकसान, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। तो भाई फिर भी तुम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, फिर भी तुम लोगों ने ख्याल करना है, फिर भी तुमने जो है ना जनाब एहतियाती जो तदाबीर हैं वो जो है ना उनके ऊपर अमल करना है। मतलब माना कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उससे कोई इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये जो प्रिंसिपल है प्रिकॉशनरी, आपने फिर भी एहतियात करना है, ठीक है। इसके अलावा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि भाईजान जो पोल्यूशन फैलाएगा, जो गंदगी करेगा, जो गंद फैलाएगा, जो गंदा काम करेगा, उसी को पेमेंट करनी पड़ेगी, उसी को फाइन पे करना पड़ेगा, जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो दोस्तों ये थे जनाब हार्ड रूल। उसके बाद है सॉफ्ट लॉ सोर्सेज। दोस्तों ये वो लॉज होते हैं, या सब्सिडियरी लॉ भी बोलते हैं इसको, सोर्सेज। ये वो सोर्सेज होते हैं जो बाइंडिंग नहीं होते मुल्कों के ऊपर, लेकिन ये इनकी अहमियत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये जो सोर्सेज है ना ये एक्चुअली इंटरप्रेट करते हैं, और जो 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 मजबूत लॉज होते हैं, जो बाइंडिंग लॉज होते हैं, जो अभी पढ़ के आए, उनकी डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब उसमें सबसे पहले नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड रेजोल्यूशंस। आपने अक्सर देखा होगा कि जनाब एक डिक्लेरेशन आया है फलां गाइडलाइंस है इन्वायरमेंट के ऊपर, या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कोई रेजोल्यूशन है, करारदाद है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये भी कानून है लेकिन नॉन बाइंडिंग है। यानी आप इनसे मुतासर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। अब जैसे एग्जांपल है 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन यानी आपको पता है कि फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर बात की गई, और उन्होंने 26 प्रिंसिपल बताए कि किस तरह मुल्क जो है ना इन्वायरमेंट को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो डिक्लेरेशन ये बाइंडिंग नहीं है भाई, ये बस असूल हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया, आप इनको पढ़ो समझो, लेकिन इनकी इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर। उसके बाद है 1992 का रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में भी कुछ इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल उन्होंने वाजे किए थे, जिसमें एक बड़ा मशहूर है CBDR, यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ये कहता है कि जो डेवलप नेशन है, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ये जो है ना क्योंकि इनकी हिस्टोरिकल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका ज़्यादा किरदार है इन्वायरमेंट को ख़राब करने में, इंडस्ट्री क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लगी, तो भाई इन्वायरमेंट को महफूज बनाने में भी ये आगे आएँ और अपना किरदार अदा करें, ठीक है। उसके बाद है जनाब जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट, यानी अदालती जो फैसले हैं वो भी सॉफ्ट लॉ की कैटेगरी में आते हैं, सब्सिडरी लॉ सोर्स ऑफ लॉ में आते हैं, ये बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। और आर्टिकल जो 38 है 1D उसमें ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे अदालती फैसले हैं जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ के हवाले से कुछ नए नए असूल उन्होंने बताए। मैं कुछ मशहूर जो जुडिशियल डिसीजन है वो आपके सामने रखता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। एक है ट्रायल सिमिलर आर्बिट्रेशन, जो मैंने पहले बताया, अमेरिका और कनाडा के बीच में ये मसला हुआ था कि कनाडा का एक शहर है ट्रायल, उसमें से धुआं निकल रहा था एक इंडस्ट्री से जिसको सिमेल्टर बोलते हैं। वो इंडस्ट्री जहाँ पे कुछ चीज़ों को जलाया जाता है या जो है ना पिघलाया जाता है, वहाँ से गैसेस वगैरह निकलती थी, और वो क्योंकि बॉर्डर के ऊपर था तो अमेरिका के जो साथ वाले बॉर्डर में जो शहर थे वो मुतासर हो रहे थे। तो जनाब फिर अदालत ने जो है ना वो फैसला दिया अमेरिका के हक में। कनाडा को कहा कि बेटा तू उनको फ़ाइन पे कर, और साथ में नो हार्म प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया। उसने कहा कि आप अपनी हदूद में रह के जो भी हरकत करें ठीक है, लेकिन आपकी हदूद में रहते हुए ऐसी हरकत आपने नहीं करनी जिससे पड़ोसी जो मुल्क है उसको, उसकी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो। उसके बाद जनाब दूसरा बड़ा मशहूर केस है 1949 का कॉर्फो चैनल केस। दोस्तों ये कॉर्फो चैनल ये एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ कॉर्फो, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ना, इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ कॉर्फो है अल्बानिया और ग्रीस के बीच में, यानी अल्बानिया और यूनान के बीच में एक समुद्री रास्ता है छोटा सा। वहाँ से एक्चुअली हुआ ये था कि ना जो ब्रिटिश है ना उनके वारशिप गुजर रहे थे, और जिस जगह से एग्जैक्टली वो गुजर रहे थे ना, वो जो समंदर का जो पानी था ना वो अल्बानिया की हदूद में आता था, और नीचे जनाब माइंस लगी हुई थी, उसकी वजह से बम फट गया, माइंस फट गई, और वो जो ब्रिटिश का वारशिप था उसको नुकसान पहुंचा। केस ICJ में चला गया, और ICJ ने जनाब अल्बानिया की क्लास लगाई कि भाई तुम्हारी हदूद के अंदर, ये जो पानी की हदूद के अंदर वो लगी हुई थी माइंस, तुमने इन दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं बताया कि भाई यहाँ से ना गुजरना, तुम्हें नुकसान होगा। तो अल्बानिया का कि सर हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन जो भी हुआ अल्बानिया के ऊपर जनाब सारी जिम्मेदारी डाल दी गई कि भाई तुमने अपनी पानी की हदूद के अंदर तुम्हारी माइंस लगी हुई हैं, तुम्हें बताना चाहिए था कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ से ना गुजरो।
तो आपकी अपनी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी की वजह से बेचारे ब्रिटिश वारशिप जो है ना वो उनको नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी थी कि अल्बानिया पता ये भी कह रहा था कि भाई ये ब्रिटिश वारशिप ये हमारी हदूद में क्या कर रहे थे। ये भी बड़ा मसला था कि आपने हमारी जो सॉवरेंटी उसको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन खैर अगर इन्वायरमेंटल पर्पज से देखा जाए तो हमें इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, आइडिया मिलता है, द स्टेट मस्ट प्रिवेंट हार्मफुल एक्टिविटीज़ विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। यानी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर भी जो चीज़ें हैं इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी जिससे किसी और को नुकसान पहुंचे। उसके बाद जनाब 1997 का बड़ा मशहूर केस है हंगरी स्लोवाकिया का आईसीजे केस। ये भी जनाब आईसीजे गया। हुआ ये क्या यार, हंगरी और स्लोवाकिया ना ये दोनों मुल्क हैं, ये इन्होंने मिलकर ने एक मायदा किया और जनाब एक दरिया के ऊपर डैम बना रहे थे। आगे चल के जो हंगरी है ना उसने कहा भाई ये डैम तो इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, वो पीछे हट गया। जबकि स्लोवाकिया ने क्या किया, उसकी जगह कोई और चीज़ बनाना शुरू की, यानी कि उसको थोड़ा बहुत चेंज करके कंस्ट्रक्शन शुरू की। अदालत ने दोनों की क्लास लगाई कि तो तुम दोनों ने ट्रीटी का खिलाफ वर्जी की है। और साथ में उसने एक चीज़ का रिकग्नाइज़ किया कि भाई देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, उसको करना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंटल रिस्क को भी तो रखें ना। क्योंकि आप डैम लगा रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, पानी को स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन साथ में भाई ये भी तो देखें उससे इन्वायरमेंट को भी तो नुकसान पहुंच रहा है। और यहीं पे जनाब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की गई कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप जब भी लगाएं तो उससे पहले उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स ज़रूर करवाएं, यानी ये रिपोर्ट जमा करवाएं। उसके बाद जनाब चौथा सोर्स है भाई, और सोर्स है एक सॉफ्ट टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिशर्स। यार बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम किया है, रिपोर्ट्स लिखी हैं, इंटरप्रिटेशन की हैं, तो वो भी हमारे लिए एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल सोर्स है। जैसे फिलिप सैंड्स है, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, या इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है वो नई नई रिपोर्ट्स लिख रहे होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे होते हैं। जैसे इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, उसने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री हार्म फ्रॉम हैजर्ड्स एक्टिविटीज़, ये बड़ा मशहूर इनका आर्टिकल है। तो ये इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, तो ये भी एक किस्म का सोर्स है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ का, लेकिन ये सॉफ्ट है, ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो प्रिंसिपल सोर्स हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ उसके ऊपर मैंने आपको ये थोड़ा ब्रीफ कर दिया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखा करें बस, बाकी मेरा तो अल्लाह मेहरबान है मेरे पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।